आज दिन की शुरुआत भूकंप के झटकों के साथ हुई है। सुबह 6:40 पर नेपाल में 7.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र नेपाल का लोबुचे रहा। नेपाल में भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके नेपाल के अलावा बिहार, सिक्किम और बंगाल के कई इलाकों तक महसूस किए गए। बिहार के शिवहर जिले में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। वहां एक मकान का वीडियो भी सामने आया है जिसमें भूकंप के झटकों से पंखा तेज हिलता नजर आ रहा है। इसी तरह उत्तर बंगाल और सिक्किम में भी कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ ही साथ राहत की बात यह है कि भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। देखिए, सुबह 6:40 का वक्त था जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमूमन ये वो वक्त होता है जब ढंग से लोगों की नींद भी नहीं खुली होती है और फिर अचानक भूकंप के झटकों से लोगों का सामना हो गया। सबसे ज्यादा नेपाल में 7.1 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। बताया गया है कि नेपाल का लोबुचे भूकंप का केंद्र रहा। झटकों के बाद लोग एहतियातन तुरंत अपने घरों से बाहर निकल आए। इतना ही नहीं, भूकंप के झटके नेपाल से बिहार तक महसूस किए गए, जबकि नॉर्थ बंगाल से लेकर सिक्किम के कई जिलों तक लोगों ने झटकों को महसूस किया। और नेपाल के काठमांडू की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां भूकंप के झटकों के बाद पुल के पानी में तेजी से लहर उठती दिखी, जबकि दूसरी तरफ भूकंप के झटकों से एक घंटी खुद ही बजने लगी। ये तस्वीर आप देखिए, पुल का पानी अपने आप उछाल मारने लगा और नेपाल के काठमांडू में एक घर में यहां लगी हुई घंटी अपने आप बजने लगी, जो संकेत दे रही थी कि भूकंप के झटके यहां महसूस किए गए हैं। नेपाल के काठमांडू की तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह करीब 7.1 रिएक्टर पैमाने का भूकंप यहां महसूस किया गया। बिहार, सिक्किम और उत्तर बंगाल के कई इलाकों में तस्वीरें सामने आई है। जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। ये घंटी अपने आप बजने लगी। वहीं बिहार के कई जिलों में भूकंप की तीव्रता 5.3 बताई जा रही है। हालांकि कई जिलों में 7.1 भी तीव्रता बताई गई है। झटके इतने तेज थे कि घरों के अंदर लाइटें और पंखे तक हिलने लगे। ये देखकर डर की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकलने को मजबूर हो गए। ऊंची ऊंची इमारतों पर लोगों को अधिक झटके महसूस हुए। देखिए, बिहार की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पंखा अपने आप हिल रहा था। सुबह सुबह माना गया कि 7.1 तीव्रता के साथ कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ब्रश कर रहे थे कुर्सी पर, अचानक कुर्सी हिलने लगा तो हमको लगा जो भूकंप आ गया। देखे तो पंखा सब हिला था। हल्ला करके बाहर निकले, सभी लोग देखे, अगल बगल के लोग भी रोड पर आ गए। और इन भूकंप के झटकों के बाद आपको लेकर चलते हैं असम, जहां मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल यह हादसा असम के दीमा हसाओ जिले में हुआ। यहां 300 फीट गहरी कोयला खदान में पानी घुसने के बाद 9 मजदूर फंस गए हैं। मेघालय की सीमा के पास मौजूद यह अवैध खदान उमरंगसो इलाके में है। मजदूरों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि खदान चूहे के बिल के जैसी होने के कारण बचाव कार्य में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक खदान में करीब 100 फीट तक पानी भर गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एसडीआरएफ और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की विशेष टीमें लगाई गई है। सभी दल मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन काफी ऊंचाई तक पानी भर जाने के कारण काफी दिक्कतों का सामना रेस्क्यू फोर्स को करना पड़ रहा है। कोयला खदान में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन छिड़ चुका है, क्योंकि उपरांक्षु में एक कोयला खदान में कई मजदूर फंसे हुए हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ के साथ सेना के जवान भी जुड़ गए। बताया गया है कि सोमवार सुबह 8 बजे ये मजदूर खदान के अंदर गए थे और फिर अचानक खदान के अंदर पानी भर गया। ये खदान चूहे के बिल के जैसी है, जिसकी वजह से रेस्क्यू में काफी मुश्किलें आ रही हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने रेस्क्यू के लिए विशेष टीम को भी बुलाया है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर फंसे हुए मजदूरों की डिटेल शेयर की। साथ ही मुख्यमंत्री ने जल्द सभी फंसे मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने का भरोसा भी दिया।
और 300 फीट गहरी यह कोयला खदान है जिसका मुंह चूहे के बिल की तरह है। काफी पानी भर चुका है और बचाव के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये खदान आप देख पा रहे हैं, सेना के साथ एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है। अचानक से इस खदान के आसपास हलचल तेज हो गई। सभी की नजरें इस राहत और बचाव अभियान पर टिकी हुई हैं। ये तस्वीरें असम की है। कोयला खदान में कई मजदूर फंसे हुए हैं जिनके रेस्क्यू के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ के साथ सेना के जवान भी इस रेस्क्यू में जुट गए हैं। हालांकि कड़ी मशक्कत का सामना इन सेना के जवानों और रेस्क्यू फोर्स को करना पड़ रहा है। देखिए, तकनीक के सहारे राहत बचाव अभियान को तेजी मिल रही है। खदान से पानी निकालने के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। क्रेन और बुलडोजर भी मौके पर मौजूद हैं। राहत की बात यह है कि अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा और सभी मजदूर अपनों के बीच होंगे। देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अचानक से पानी भरने की वजह से यह हादसा हुआ है। 300 फीट गहरी ये खदान बताई जा रही है जिसमें से अभी पानी निकालने का काम जारी है और उम्मीद की जा रही है जो भी मजदूर अंदर फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। कई टीमें लगातार जुटी हुई हैं। कुआरी का बोलने नहीं सकता, मैं तो 12 किलो में रहता हूँ, मगर मेरा एक जमाई, छोटा जमाई वो भी इसमें गिरा हुआ है। उसका बच्चा जन्म हुआ है काली पूजा में, बेचारा छोटा सा। कितना आदमी होगा अंदर में? बोल नहीं सकता, हम भी उमरंग से आने वाला है। और सुबह में घटना हुआ तो आज अभी तक तो कुछ पानी होने का भी तो बंदोबस्त करना चाहिए। देखिए, मालिक उलिक किसी को मालूम नहीं, हम आके जो देखा है वो हमें देखने के बाद में वही है, मेरा एक आदमी नीचे गिरा हुआ है। मैं भी सुनकर दुख लगे 12 किलो से आया हूँ जैसे तैसे भाई। और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की, क्योंकि इसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। उत्तर भारत के तमाम शहर ठंड से ठिठुर रहे हैं तो पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली की सुबह हल्के कोहरे में लिपटी नजर आई जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। एयरपोर्ट पर उड़ानों पर इसका खास असर देखने को मिल रहा है। हालांकि एक्यूआई में कुछ हद तक कमी आई है मगर अभी भी ये पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। हालांकि पहाड़ों पर बर्फोत्सव जारी है। इन दिनों कोई ऐसा हिल स्टेशन नहीं है जहां बर्फ की सफेद चादर ना बिछी हो, तभी तो मैदानों तक शीतलहर पहुंच रही है। कैसी रही दिल्ली की आज की सुबह, बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। देखिए, लगातार चल रही तेज और ठंडी हवा ने भले ही मैदानी इलाकों में, राजधानी दिल्ली समेत आसपास के सभी इलाकों में टेम्परेचर को कम कर दिया। मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर जो 20 और 22 डिग्री के आसपास था उसे कम करके 16 और 17 डिग्री पे ला दिया। लेकिन इन हवाओं की वजह से एक तो कोहरे से राहत मिली है और साथ ही साथ जो एक्यूआई राजधानी में 400 के आसपास पहुंच गया था वो कम होकर के 300 के आसपास हो गया। इस वक्त हम लोग अक्षरधाम मंदिर के सामने फ्लाईओवर पर हैं और इन तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है कि एक तो कोहरे से भी राहत मिली है और साथ ही साथ जो स्मॉग था उसमें भी थोड़ी कमी आई है। हालांकि एक्यूआई अभी भी 300 के ऊपर कई इलाकों में दिल्ली के बना हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जिनमें चांदनी चौक और आईटीओ भी है जहां पर एक्यूआई 250 के आसपास सुबह 6 बजे रिकॉर्ड किया गया। जो मौसम है, जिस तरीके की हवाएं चल रही हैं, अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों तक इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। यानी इन हवाओं की वजह से एक्यूआई के साथ साथ कोहरे से भी राहत मिलेगी, लेकिन जो टेम्परेचर कम हुआ है उसकी वजह से जो ठंड बढ़ी है वो भी बना रहेगा। यानी अगले 1 हफ्ते तक कड़ाके की ठंडी पड़ सकती है। कैमरामैन शगुन भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं गुलमर्ग, जहां बर्फबारी से मौसम पूरा बदल गया है। भारी बर्फबारी होने की वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में हिमस्खलन, भूस्खलन, पहाड़ों से पत्थर गिरने की चेतावनी जारी की है। गुलमर्ग में पारा माइनस में जारी है, लिहाजा पूरी घाटी शीतलहर की चपेट में है, जिसके चलते आने वाले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और अब चलते हैं गुलमर्ग के बाद बांदीपुरा, जहां सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की टीम सड़क से लगातार बर्फ हटाने का काम कर रही है। दरअसल घाटी में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद बांदीपुरा गुरेज सड़क पर रात में बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। कनेक्टिविटी में स्थानीय और सैलानियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए बीआरओ की टीम लगातार सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रही है। ये तस्वीरें बांदीपुरा की है, जहां
बीआरओ लगातार बर्फ हटाने के काम में जुटी हुई है। हालांकि पहाड़ों पर बर्फ ने श्वेत श्रृंगार कर दिया है और ऐसे में अब लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। लोग सड़कों पर नहीं चल पा रहे हैं, उन्हें आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ का कहर केवल भारत में ही नहीं, अमेरिका तक नजर आ रहा है। अमेरिका के कुछ हिस्सों में मौसम ने करवट बदली है, जिसके बाद यहां जमकर बर्फबारी हुई। अमेरिका के कैंसस, पश्चिमी नेब्रास्का और इंडियाना के कुछ हिस्सों में प्रमुख सड़कों पर बर्फ की परत जम गई। माना जा रहा है इन इलाकों में इस बार बर्फबारी का नया रिकॉर्ड बन सकता है। उधर वॉशिंगटन भी बर्फ की चादर से ढका नजर आया। यहां स्कूलों को बंद कर दिया गया। अमेरिका की राजधानी में सोमवार की सुबह तक 5 इंच बर्फबारी दर्ज की गई। और भारत और नेपाल न केवल पड़ोसी देश है बल्कि सुख दुख के साथी भी हैं। दोनों देशों के बीच दोस्ती और गहरे विश्वास का टूट रिश्ता है और इसकी वानगी देता है सूर्यकिरण संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो कि नेपाल के सलझंडी में जारी है। इस वॉर एक्सरसाइज में आतंकवाद विरोधी अभियान के अलावा विपरीत हालातों में दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन चलाने का अभ्यास किया जा रहा है। नेपाल के दुर्गम और घने जंगल, जहां पलक झपकते ही हालात बदल जाते हैं। देखने में हरी भरी, निर्जन और शांत नजर आने वाली इन झाड़ियों के पीछे से खतरा कभी भी दस्तक दे सकता है। हालात कैसे भी हो, वक्त कोई भी हो, हिंदुस्तान के सूरमा हर चुनौती से निपटने के लिए मुस्तैद रहते हैं। पहाड़ की चोटियों से लेकर गहरे समंदर तक, सुनसान रेगिस्तान से लेकर बियाबान जंगलों तक भारतीय सेना की तैयारी बेजोड़ रहती है। वक्त के साथ बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना नेपाल आर्मी के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में जुटी है। मौका है 18वें सूर्य किरण युद्धाभ्यास का और जगह है नेपाल का सलझंडी। यहाँ के जंगलों में भारतीय और नेपाली सेना के जवान अपना रण कौशल दिखा रहे हैं। संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास में भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व 11वीं गोरखा राइफल्स कर रही है, जबकि नेपाली सेना की टुकड़ी का नेतृत्व श्री जंग बटालियन के हाथ में है। दोनों देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास 13 जनवरी तक चलेगा। इसकी शुरुआत बीते साल 31 दिसंबर 2024 को हुई थी। भारत नेपाल की सेनाओं के बीच ये संयुक्त अभ्यास हर साल होता है, जिसकी मेजबानी दोनों देश बारी बारी से करते हैं। साल 2011 से शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच मजबूत साझेदारी को दर्शाता है। आतंकवाद, युद्ध और किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए दोनों सेनाएं अपने तालमेल को मजबूत बना रही हैं। जंगल में दुश्मनों से मुकाबला करना, खुद के जीवन की रक्षा करते हुए दुश्मन पर घात लगाना और विपरीत हालातों में मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाना इस युद्धाभ्यास का मकसद है। भारत और नेपाल दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत है और दोनों देश मित्रता और विश्वास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सूर्य किरण जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास इस गर्मजोशी को और ज्यादा बढ़ा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एचएमपी वायरस की। चीन में कोरोना के बाद एचएमपी वायरस का अटैक देखा जा रहा है, लेकिन राहत की खबर है कि चीन में फैला ये वायरस भारत के लिए चिंता की बात नहीं है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एचएमपीवी वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो एचएमपीवी वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP के साथ
उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जा रही है और भारत में किसी भी कॉमन रेस्पिरेटरी वायरल पैथोजन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं देखी गई है। में जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक 4 जनवरी को आयोजित की गई थी और स्थिति का जायजा लिया गया है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। HMPV वायरस एक रेस्पिरेटरी इलनेस वायरस है बेसिकली, और ये न्यूमोवायरिडी फैमिली से ताल्लुक रखता है। और इसका यही है कि रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट होता है तो इनका अपर रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिम्टम्स बेसिकली इन्फ्लुएंजा लाइक ही होते हैं इसके, जैसे रनिंग नोज हो गया, ठीक है, नोज ब्लॉकेज हो गया, हेडेक हो गया, फीवर हो सकता है। और इसका इम्पैक्ट ज़्यादातर जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, एल्डरली, चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट लेडी या एंड ऑर्गन डिजीज के केसेस है, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज और लिवर डिजीज, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया। बहुत अनलाइकली है कि ये वायरस का जो इन्फेक्शन है इसके चलते जो भी क्योस मैं कहूँगा कि लोगों ने मचा रखा है, पैनिक मचा रखा है, ये कोविड-19 की तरह बिहेव करने की कैपेसिटी इसमें अभी नहीं दिखती है, अनलेस कि कोई ऐसा म्यूटेशन हो जो हमें ना पता हो, जिसके चांसेस नहीं है। तो मैं कहूँगा कि सीजन में जो नॉर्मल कोल्ड फ्लू जो होते हैं, फ्लू स्पेशली इन्फ्लुएंजा के चलते जो होता है, उसके अलावा बच्चों में राइनो वायरस, RSV वायरस, ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी कॉमनली अफेक्ट करती हैं, वही देखने को मिलता है। और ये सारी बीमारियां जो वायरल इलनेसेस होती हैं यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है, इनमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्सेप्ट फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कि अगर किसी को अगर बुखार है तो पैरासीटामोल दिया, खांसी है, नाक बंद है तो इसके हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट देना है। तो मैं कहूँगा कि ये सोचना कि कोविड-19 जैसा सिचुएशन क्रिएट करेगा, ये बहुत मुश्किल है। स्प्रेड को रोकने के लिए हमें जानना जरूरी होता है कि ये स्प्रेड होता कैसे है। तो बाकी रेस्पिरेटरी वायरसेस की तरह, जैसे कि कोरोना वायरस था, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, जैसे कि अगर मैं खांसता हूं या हम छींकते हैं तो जो हमारा ड्रॉपलेट निकलता है उससे स्प्रेड करते हैं। तो खांसते वक्त हमें ध्यान रखना है कि अपना मुंह को ढक के रखें। दूसरी चीज, खांसते वक्त मान लीजिए आपने हाथ से मुंह को ढका है और उसके बाद वही हाथ आपने कहीं टेबल पे या डोर नॉब पे अगर आपने उस हाथ से टच किया है तो वहां से कोई दूसरा आदमी उसको पिक कर सकता है अगर वो वहां छूता है और फिर उसके बाद वो अपने मुंह पे या नाक पे हाथ लगाता है। तो इस तरह से ये वायरस स्प्रेड होता है। तो अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करके, सही तरीके से वॉश करके हम लोग इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज, जहां साधु संतों का अद्भुत मेला लगा है। प्रयाग के कोने कोने में साधुओं की मंडली लगी है। महाकुंभ के महाआयोजन में शामिल होने के लिए एक से बढ़कर एक बाबा प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कोई योगी है तो कोई हठ योगी, तरह तरह की वेशभूषा, तरह तरह का श्रृंगार। इन सबके बीच कुछ बाबा अपनी खास पहचान के चलते संगम तट पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसे ही हैं एम्बेसडर बाबा, जो कार में सोते हैं, कार में चलते हैं और कार में ही रहते हैं। और इस बार केवल बाबा ही नहीं, सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र नागा साधु भी हैं। नागा साधुओं की अपनी अनोखी दुनिया देखने के लिए मिल रही है। संगम नगरी प्रयागराज दुनिया के सबसे बड़े आस्था के समागम महाकुंभ के लिए तैयार है। इस पावन अवसर पर देश दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। एक ओर कुंभ क्षेत्र में अखाड़ों की पेशवाई जारी है तो दूसरी ओर संगम तट पर जुट रहे कुछ अनोखे बाबा लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे ही एक बाबा हैं एम्बेसडर बाबा, जो इंदौर से महाकुंभ में पधारे हैं। इन्होंने घर परिवार छोड़कर संन्यास का रास्ता तो अपना लिया, लेकिन इस सफर में वो दान में मिले इस एम्बेसडर कार को नहीं छोड़ पाए। बाबा के लिए यही एम्बेसडर कार आज उनका वाहन है, घर है और हमराही भी है। गाँव के भी अलग अलग रंग हैं। हम इस वक्त महाकुंभ में हैं और महाकुंभ में हमारे साथ जो बाबा हैं, जो महंत हैं, उनका नाम है नागा बाबा महंत राजगिरी जी। छोटी सी कुटिया है, इंदौर से आते हैं, लेकिन बाबा की पहचान एक नागा बाबा की तो है ही है, जूना अखाड़े से जुड़े हैं, लेकिन इनके साथ एक कार, एम्बेसडर कार है और ये एम्बेसडर कार भगवा रंग में रंगी हुई, और इसमें आपको जब हम दिखाएंगे तो समझ में आएगा कि आखिर बाबा ने इस एम्बेसडर कार को इतने समय से अपने साथ क्यों जोड़ रखा है। तो पहले तो महाराज जी
स्वागत है। ये बताइए आपकी ऐसी जिंदगी कैसे है? आप एक तो कार अपनी रखी है आपने, कार से आप चलते हैं, लेकर के आए हैं, क्या है ये कार? ये कार भी हमारे को लेकर के चल रही है, तो समझ लीजिए कि एक मेरा घर भी है, एक माता पिता भी है। जहाँ पर भी अड़े भिड़े गए कोई दुख परेशानी में भी मेरे को साथ दे रही है। तो इसको भी कोई परेशानी होता है गाड़ी को तो मैं भी रिपेयर करके रखता हूँ, नहीं कि मैं छोड़ देता हूँ गाड़ी को कि चलो खराब है इस जगह में पड़े रहो, हम जा रहे हैं गाड़ी ट्रेन से। हम जब तक ठीक नहीं हो जाता, जब अच्छा नहीं हो जाती है, जब तक मैं वहाँ से भी मैं नहीं चलता हूँ। 30, 35, 40 साल हो गया मेरे को गाड़ी के रखते हुए। तो ये गाड़ी आपने आप गाड़ी वाले बाबा, टार्जन बाबा भी लोग आपको कहते हैं, क्यों? हाँ, पता नहीं क्यों लोग ऐसे टार्जन बाबा कहने लगे मेरे को, तो मैंने बोला ठीक है। बाकी तो मेरा नाम महेंद्र राजगिरी नागा बाबा है। आपका खुशी, आप खुद से कुछ भी कह सकते हैं, खुशी से प्रेम से आप कुछ भी कहे मेरे को मंजूर है। आप लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गाली तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन जी ये गाड़ी आपने कब से अपने पास रखी हुई है? और 30 साल हो गया मेरे पास गाड़ी है। बहुत समय हो गया गाड़ी को। सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए? अपने इस्तेमाल के, कोई ड्राइवर भी नहीं चलाता है इसको। 2-3 बार हमारे नहीं रहने पर आश्रम से गाड़ी लोग लेकर जाना चाहा, पर नहीं गाड़ी गई। कभी गेयर फंस जाता, कभी स्टार्ट नहीं होती गाड़ी। आप ही चलाते? आप ही चलाते हैं खुद। इसकी बंदरिया वही नचावे हैं। अब वो जाने, भगवान जाने, पर कहने को कुल विशेषता मेरे को यही है कि मेरे से ही गाड़ी चलती, दूसरा कोई चलाए तो नुकसान कर देती है, गाड़ी खड़ी हो जाती है, आगे नहीं चलने का इसका नाम होता है। ये मैंने देखा है बहुत बार। मैंने कई बार गाड़ी को मैं छोड़ के गया आश्रम से, कहीं ट्रेन बस से, तो लोग चाहे कि इसको नर्मदा जी ओमकारेश्वर लेकर चला जाऊं, धारा चले जाऊं, पर ये नहीं गाड़ी गई, आश्रम से बाहर ही नहीं निकली गाड़ी। लोग कोशिश बहुत। और क्या खासियत है? और क्या खासियत? बस खासियत चल रही है, पुरानी गाड़ी खासियत है, चल रही है। जो चीज पुरानी खासियत खाती है। अब माँ बाप कहते नहीं कि 100 साल को हो गए उसका पिताजी, 150 साल का हो गए उसका पिताजी, बहुत पुराने हो गए, चल रहे, पुराने घी दूध खाए हुए हैं, तो पुराने चल रही है, तो पुराने मतलब चल रही है, एक खासियत है इसका। एम्बेसडर बाबा ने महाकुंभ में अपनी कुटिया बना ली है और बाबा के तंबू के पास ही भगवा रंग में रंगी ये पुरानी एम्बेसडर कार खड़ी रहती है। बाबा जहां भी जाते हैं ये कार उनके साथ हमेशा होती है। महेंद्र राजगिरी और इस एम्बेसडर कार का साथ करीब 4 दशक पुराना है, जो अब एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। परिवार आपने नहीं बनाया, लेकिन गाड़ी तो आपका परिवार जैसा, इतना मोह है आपको गाड़ी? फिर ये परिवार मोह के जैसे मेरे को लेकर चलना, परिवार में होता तो परिवार मेरे को संभालता, तो वो मेरे के लिए मोह होता। अब मेरे साधु हूँ, मेरे को ये लेकर के जाए, मेरे से इससे मोह है। आपका मशीन है, आपका बोल रहे हो कि मशीन से कोई मोह नहीं, मोह है। मोह हर एक चीज से है, कोई बगैर मोह का नहीं ऐसा है कि जो कि नहीं मोह है, सबके पास में मोह है। आपको अपनी इस गाड़ी से मोह है? हाँ, प्यार है, प्रेम है। कार के प्रति बाबा का लगाव उसकी साज सज्जा से भी दिखाई देता है। गाड़ी की दोनों हेडलाइट्स पर सुंदर आंखों की कारीगरी की गई है। गर्मी के महीने में कार को ठंडा रखने के लिए बाबा ने जुगाड़ का एसी सिस्टम भी तैयार कर रखा है। एम्बेसडर नहीं, ये बाबा का चलता फिरता पलंग है। यहाँ सोने के लिए बाबा ने गाड़ी की छत को मचान का रूप दे दिया है। जब एक कार एम्बेसडर बाबा के इतने काम आए तो उससे लगाव फिर क्यों न हो। प्रयागराज से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी संत यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं नागा साधु। नागा साधुओं की अपनी अनोखी दुनिया होती है। तन में भभूत लगाए तपस्या में लीन नागा साधुओं के संन्यास ग्रहण की प्रक्रिया भी काफी कठिन होती है। चलिए नागा साधुओं के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इसके साथ ही आपको जंगम साधुओं से भी आपका परिचय करवाते हैं। कुंभ के शुभारंभ में महज 5 दिन का वक्त बचा है। साधु संतों के साथ साथ नागा साधुओं का आगमन भी शुरू हो गया है। नागा सन्यासी न केवल अपनी तपस्या के लिए जाने जाते हैं, बल्कि जब जब जरूरत पड़ी है तब तब ये नागा साधु धर्म रक्षा के लिए भी आगे आए हैं। ये वो साधु हैं जो सनातन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। 4 सितारे हमारे धरती पे आ गए हैं। नागा साधु अलग अलग अखाड़ों से संबंधित होते हैं। वस्त्र और मोह माया त्याग कर तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हैं।
नागा साधु बनने की प्रक्रिया काफी कठिन होती है। जो लोग नागा बनाए जाते हैं उन्हें खुले आसमान में दीक्षा दी जाती है, फिर उनका मुंडन संस्कार होता है। 5 गुरु इनको अलग अलग दीक्षा देते हैं, कान में मंत्र फूके जाते हैं। उसके बाद उनसे उनके परिवार और उनके खुद का पिंडदान करवाया जाता है, तब जाकर वो नागा साधु बनते हैं। उसके बाद गंगा साक्षी होती है, पिंडदान कराई जाती है। पिंड 16 का उनके परिवारों को कराई जाती है और 17 में जो पिंडदान कराया जाता है वो उसका सुताई का, यानी कि तेरे पिछले भी जो छोड़ के आया वो भी तेरे लिए मरे हुए, कोई जरूरत नहीं किसी की, और अपना भी स्वयं कर दिया, तो यानी तू भी जगत के लिए मर गया। समझे मेरी बात। उसके बाद मरे हुए को आचार्य लोग द्वारा से उसको ब्राह्मण रूप देके तब उसको सन्यासी बनाते हैं, और जब धर्म दिया के नीचे पहुंचता है, जब उसके झटका लगता है, तब वो नागा कहलाया जाता है। इन नागाओं में महिला नागा संत भी होती हैं, उनको भी दीक्षा दिलाई जाती है, लेकिन महिला होने के नाते ये प्रक्रिया बहुत गुप्त रखी जाती है। इन महिला नागा साधुओं को ब्रह्म गाथी दिया जाता है, जो सिले हुए कपड़े नहीं पहनती हैं। इन्हें माई कहा जाता है। वो प्रॉपर दीक्षा होती है, पिंडदान होता है, आपको बाल देने होते हैं, सारे संस्कार वही होते हैं जो पुरुष के लिए। यहाँ पर कुछ भी कोई अंतर नहीं है। सिले कपड़े नहीं पहने? हाँ, सिले कपड़े नहीं पहने जाते हैं, हमारे यहाँ निषेध है। भगवा कपड़े पहने जाते हैं, या निर्भर करता है कि आप किस परिपाटी से आ रहे हैं, लेकिन एक विशेष रंग को ही हम जो है वो चूज करते हैं और उसके बाद उसी में रहते हैं। इस महाकुंभ में नागा सन्यासियों का आना इसको और भी रहस्यमय और अद्वितीय बनाता है। कहते हैं इनके शरीर में लगा भस्म इन्हें सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होने देती। ये नागा साधु अखाड़ों में सबसे आगे चलते हैं। इन्हें भगवान भोलेनाथ का रूप भी माना जाता है। आवाहन, जूना, अटल, निरंजनी, महानिर्वाणी अखाड़ों में नागा संप्रदाय है। प्रयागराज में जो नागा सन्यासी बनते हैं उनको राज राजेश्वरी नागा कहा जाता है। उज्जैन में नागा बनने की शिक्षा दीक्षा लेने वाले खूनी नागा कहलाते हैं। हरिद्वार में नागा साधु बनने वाले बर्फानी नागा कहलाते हैं, जबकि नासिक के नागा सन्यासी खिचड़ी नागा बनते हैं। नागा साधु वस्त्रहीन तो होते ही हैं, अपने शरीर पर भस्म, फूल, तिलक, रुद्राक्ष, चिमट, रोली, चंदन, डमरू, काजल, जटा, लोहे का छल्ला, अर्धचंद्र और त्रिशूल, तलवार, गदा जैसे शस्त्र धारण करते हैं। नागा साधु तप, ध्यान और ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते हैं। नागा साधु प्राचीन काल से धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित रहे हैं। ये साधु अधिकतर जंगलों, गुफाओं और पर्वतों में रहते हैं। नागा संत है, उनको ज्यादा अच्छा माना गया है। उनको विशेष रूप से भगवान शंकर का गण माना गया है, क्योंकि वो जीवन भर तपस्या करते हैं। देखिए वो भस्मी लगाते हैं। संगम नगरी में एक अनोखे बाबाओं की टोली भी सबका ध्यान खींच रही है। इन्हें जंगम साधु कहा जाता है। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आए हैं। इनकी साज सज्जा इन्हें अन्य संतों से अलग बनाती है। सर पर नाग और मोर मुकुट, कानों में बड़ी बड़ी बालियां इनकी पहचान है। ये संत महाकुंभ में संतों के डेरों में जाकर शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनाते हैं और उनसे दान लेते हैं। खास बात यह है कि ये दान साधु महात्माओं के हाथ से नहीं लेते, बल्कि टल्ली यानी घंटी में लेते हैं। सनातन धर्म की जय मनाते हम, प्रचार करते हैं और अपना टल्ली बजाते हैं। गृहस्थी होते जंगम, हाँ, पालन पोषण बच्चों गृहस्थ जीवन व्यस्त, गृहस्थ जीवन व्यस्त करते हैं। गृहस्थ जीवन होता है। तो पूरे इस महाकुंभ में आप लोग महाकुंभ में साधु समाजों के मठों में जाते हैं। सभी जगह जंगम साधुओं के पुरोहित होते हैं, हम उन्हीं का खाते हैं लेके। घंटी में ही दान लेते हैं। घंटी में ही दान लेते हैं। इन जंगम साधुओं को संतों का पुरोहित भी माना जाता है। ये उन्हीं से दान लेते हैं। इनकी उत्पत्ति की कथा भी बहुत दिलचस्प है। शिव पार्वती का विवाह हो रहा था, तो जब किसी का विवाह होता है तो आप ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, ठीक है। तो
तो शिव जी का जो विवाह है वो रावण के पिताजी जो है विश्वेश्वर वो करा रहे थे, ठीक है। तो उनका जो वो भी दान नहीं ले सकते थे। तो उसके बाद पार्वती माता ने कहा मेरा दान कौन लेगा। तो शिव जी ने अपनी जांघों से फाड़ के जंगम साधु को, जंगम जोगी को जो है निकाल के और उनको अपना पुरोहित बनाया। इन साधुओं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पुरोहित माना जाता है। ये महाकुंभ क्षेत्र के हर अखाड़े में घूम घूम कर सनातन का संदेश भी देते हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्री पंचायती आनंद अखाड़े की भव्य शोभा यात्रा निकली। हाथी, घोड़े, ऊंट और रथों पर राजसी ठाट बाट के साथ शान से साधु संतों ने महाकुंभ में छावनी में प्रवेश किया। जब सड़कों पर ऊंट पर सवार होकर नागा साधु निकले तो लोग देखते ही रह गए। गाजे बाजे के साथ निकली साधु संतों की ये शोभा यात्रा प्रयागराज में महाकुंभ की अनोखी तस्वीर पेश कर रही है। ये तस्वीरें प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ 2025 के लिए श्री पंचायती आनंद अखाड़े की नगर प्रवेश यात्रा की है। गाजे बाजे के साथ निकली साधु संतों की ये शोभा यात्रा प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य तस्वीर पेश कर रही है। हाथी, घोड़े, ऊंट और रथों पर राजसी ठाट बाट के साथ साधु संतों की दिव्य सवारियां निकली तो लोग देखते ही रह गए। इनका धूमधाम से स्वागत किया गया। श्री पंचायती आनंद अखाड़ा श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े का ही एक भाग है, इसलिए आनंद अखाड़े की पेशवाई में निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने साथ दिया। कहा जाता है कि महाराष्ट्र के पेशवा राजवाड़ों ने इन साधुओं की हर सुविधा का ख्याल रखा। ये हजारों साल की हमारी परंपरा है जो शाही अंदाज में जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कई सालों पहले, कई वर्ष पहले पेशवा राज था, पेशवा वहाँ पर राज करते थे। उस पेशवा ने सभी अखाड़ों को छत्ता, चौवर, छड़ी जो दे रखा है, उन्हीं की वो देन है। तब से राजशाही घाट में, राजसी घाट में चलते हैं। हम लोग उसको पेशवाई जुलूस बोलते हैं। शहर भर में मौजूद तमाम लोगों ने सड़कों के किनारे खड़े होकर और घरों की बालकनी से संत महात्माओं के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया, क्योंकि ये मौका बरसों बाद आया है जब तीर्थराज प्रयाग में साधु सन्यासियों और महामंडलेश्वरों का इतना विशाल समागम होने जा रहा है। इस लिहाज से महाकुंभ के लिए साधु संतों के अखाड़ों की नगर प्रवेश की अहमियत बहुत ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि इसके साथ ही सनातन धर्म की ये ध्वजवाहक आम लोगों को महाकुंभ में शामिल होकर पुण्य कमाने का संदेश देते हैं। आनंद अखाड़े की शोभा यात्रा में सबसे आगे नागा साधु चल रहे थे, उसके बाद संतों का समूह और फिर विशाल रथ के आगे कलाकार भगवान शिव के गणबण अलग अलग तरीके से भाव भंगिमाएं पेश कर रहे थे। महाकुंभ के लिए संगम की रेती पर बने छावनी क्षेत्र में अखाड़ों के पारंपरिक रूप से इस तरह के नगर प्रवेश को पेशवाई कहा जाता है। बड़ी संख्या में नागा साधु भी आनंद अखाड़े की इस पेशवाई में शरीक हुए। सन्यासी 41 दिन तक मां गंगे की गोद में भजन करेंगे, तपस्या करेंगे और जन कल्याण के लिए भजन तपस्या करेंगे। और इस मेले में न जाने कहां से दिव्य विभूतियां आकर के और भक्तों का आशीर्वाद देंगी। इस आशीर्वाद से भक्त का कल्याण होता है। और ये नागा साधु है, ये धर्म की रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाते हैं और शास्त्र भी उठाते हैं। इस अखाड़े की शोभा यात्रा में एक ऐसे संत भी दिखे जो गंगा को बचाने का संदेश लेकर सभी को जागरूक करने के इरादे से आए हैं। मैं अपने पूरे शरीर में स्लोगन लिख के संत महात्माओं के बीच में जाकर उनसे कह रहा हूँ, पॉलीथीन की जगह मिट्टी के कुल्हड़, कागज के कप, गिलास का प्रयोग करें, जिससे पूरा मेरा शहर साफ स्वच्छ रहे और माँ गंगा प्रदूषण से मुक्त
मुक्त रहे। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का शुभारंभ होने जा रहा है। इससे पहले सभी 13 अखाड़ों के साधु संत, महात्मा और महामंडलेश्वर महाकुंभ मेला में बने शिविरों में प्रवेश कर लेंगे। वहीं देश के कोने कोने से भी श्रद्धालुओं का आगमन यहां पर शुरू हो चुका है। प्रयागराज के इस महाकुंभ में अभी से ही भक्ति और आस्था के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।